नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बन जाओ। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी इस पुस्तक को लाखों ने पढ़ लिया चाहे। परिचय। सबसे पहला, सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं, और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य, हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा, तो वह इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थीं। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थीं। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहां मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की गई थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा, वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता, तो इस किताब के शेष भागों की कोई जरूरत नहीं होती। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बर्न्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा बर्न्स को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था, उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है, और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन,
नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्न्स और आविष्कारक को प्रभावित किया। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बर्न्स ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बर्न्स की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है, और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता न बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। सोने से 3 फुट पहले विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शेकदमों को दोहराया। अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रगलनशाला को भेज दिया गया। उसके लाभ ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस्क की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता। खुदाई गहरी होती गई। डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था।
अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था। आर.यू. डार्बी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगे। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली, जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई, यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक हैं। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के आरणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डार्बी के हार्ड नॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, आर.यू. डार्बी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगे। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली, जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई, यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक हैं। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के आरणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डार्बी के हार्ड नॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर वे एक पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची बटाईदार की बेटी अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजर घुमाई।
बच्चे को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी मां कहती हैं उसे 50 सेंट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अंकल ने जवाब दिया, अब तुम घर भागो। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह गई नहीं।